कुछ क्वेश्चंस दिए थे 2-3, तुम्हें शायद 2 दिए थे ना, या 3 दिए थे? कुछ नहीं, घटिया सा सवाल था, मैं लिख देता हूँ पहले सवाल क्या था। हमें प्रूव करना था कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसके नंबर ऑफ डिवाइसेस क्या होंगे? ओड होंगे। तो कुछ नहीं, बस इसमें तुम्हें एक बेसिक बात पता होनी चाहिए कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर must be of the form n is equal to, कोई प्राइम नंबर होगा उसकी पावर इवन ही आनी चाहिए। ये चीज अगर समझ में आती है तो बताओ। अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसमें हर प्राइम नंबर की पावर इवन ही हो सकती है। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर मिला कब होगा? किसी नंबर का स्क्वायर करने से मिला होगा। अब जो भी नंबर है, ओरिजिनल नंबर कुछ भी है, भाड़ में गया, फर्क नहीं पड़ता। जब उसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने से हर पावर क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। अब पावर डबल हो रही है तो डबल होने से जो नंबर आएगा वो इवन होगा, क्योंकि अगर इवन 2 से मल्टीप्लाई होगा तब भी इवन है, अगर ओड 2 से मल्टीप्लाई होगा तब भी इवन है। तो एंड रिजल्ट पावर इवन मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो कोई भी दुनिया का परफेक्ट स्क्वायर हो, उसकी हर प्राइम नंबर की पावर क्या आनी चाहिए? इवन आनी चाहिए। ये बात कहना सही है? कहां तक जाएगा? Pn की पावर 2 अल्फा n। अगर मुझे इसके नंबर ऑफ डिवाइसेस निकालने हो तो मैं क्या करूंगा? हर पावर में 1 1 ऐड कर दूंगा। ये बताया था तरीका। 2 अल्फा 1 प्लस 1, 2 अल्फा 2 प्लस 1, चलता जाएगा। कहां तक चलेगा? 2 अल्फा n प्लस 1। सोच के देखो, मैं कह सकता हूं कि ये नंबर ओड होगा। ओड की फॉर्म क्या है? ये नंबर कैसा होगा? ओड। ये नंबर कैसा होगा? ओड। तो ये बहुत सारे ओड नंबर्स बार बार मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, यही तो हो रहे हैं ना। काफी सारे ओड नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो नंबर एंड रिजल्ट क्या मिलेगा? ओड मिलेगा। तो इसका मतलब अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके नंबर ऑफ डिवाइसेस क्या आनी चाहिए? ओड आनी चाहिए। पल्ले पड़ा क्या करे? कोई दिक्कत? तो सिंपल सवाल है। और इसका उल्टा भी सही होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो नंबर ऑफ डिवाइसेस ओड नहीं होंगे, तो ओड नहीं होंगे तो क्या होंगे? इवन होंगे। ये रिजल्ट भी हमने यूज करा था बाद में। इफ n is a perfect square then the number of ways n can be split into 2 factors is equal to number of devices by 2। वो कहानी पूरी ठीक है। चलो लोकल वाले की भी बात कर लेते हैं। सोचा किसी ने लोकल वाले का? कितना आंसर आएगा? 31। क्योंकि होगा क्या, सोच के देखो। जैसे 4 है, 4 वाले लोकर पर कौन कौन काम करेगा? इसको पीएनसी का क्वेश्चन भी मान सकते हो, पेपर में आ सकता है, ऐसा नहीं कि पजल ही है सिर्फ। अगर 4 वाले की बात करें तो इस पर कौन कौन काम करेगा? जिसके टेबल में आता होगा ये बात समझते हो? मैंने ही कहा था ना कि जैसे 6 वाला बच्चा है, 6 वाला बच्चा किस किस लोकर पर काम करेगा? जो 6 के टेबल में आते हैं। या फिर इसका उल्टा क्या सोच सकते हो कि 6 वाला जो लोकर है उस पर कौन काम करेगा? जो इसके डिवाइजर होंगे। जैसे 1 के टेबल में आता है तो 6 पर काम होगा, 2 के टेबल में 6 आता है तो 2 वाला बच्चा भी 6 पर काम करेगा। खुला होगा तो बंद कर देगा, बंद होगा तो खोल देगा। जो 3 वाला बच्चा होगा वो भी 6 पर काम करेगा, जो 6 वाला बच्चा है वो भी 6 पर काम करेगा। तो किसी भी गिवन नंबर पर कौन कौन से बच्चे काम करेंगे? क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? हुआ कितना है? 30 मिनट का ब्रेक कम पड़ रहा है तुम्हारे लिए? अगली बार से नहीं होंगे सर। वॉइस नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो गया? हाँ भाई, बाकियों की भी दिक्कत है या इसकी दिक्कत है? ये मिथिल की क्लियर है? ठीक है भाई, तेरी तरफ से कोई इश्यू होगा तो ये बात समझ में आ रही है। जैसे 6 पर सिर्फ कौन लोग काम करेंगे? जो जो उसके डिवाइजर है या जो जिनके टेबल में 6 आता है। 10 पर कौन काम करेगा? 1 2 5 10, बेसिकली वो नंबर्स जो 10 के डिवाइजर है। तो सोच के देखो, इफ n is even, sorry, n is not a perfect square, अगर n एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, या एक काम करो, छोटा काम कर लो,
इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हमने अभी क्या कहा, अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके कितने डिवाइजर होंगे? इट विल हैव ओड नंबर ऑफ डिवाइजर्स। अभी प्रूव करें तो जैसे 4 है, 4 पर क्या होगा, शुरू में सारे लोकर क्या थे, बंद थे, तो पहला बच्चा जाएगा खोल देगा, फिर दूसरा बच्चा जाएगा बंद कर देगा, फिर खुलेगा फिर बंद होगा, खुलेगा बंद होगा। सोच के देखो अगर ये काम ओड नंबर ऑफ टाइम्स होगा तो एंड रिजल्ट क्या होगा, लोकर खुला रहेगा। मान लो एक बार करो तो लोकर खुलेगा, 3 बार करोगे तो क्या हुआ, खुला फिर बंद हुआ फिर खुला, 5वीं बार करोगे तो 5 बार करोगे तो क्या होगा, फिर खुलेगा, सॉरी फिर बंद होगा फिर खुलेगा। तो अगर ओड नंबर ऑफ टाइम्स काम कर रहे हो तो पहले खुला फिर बंद हुआ फिर खुला फिर बंद हुआ, तो एंड रिजल्ट क्या होगा, खुला रहेगा। इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर इट विल हैव ओड नंबर ऑफ डिवाइसेस, और इसका मतलब क्या होगा, लोकर n विल रिमेन ओपन। ये बात सही है। अच्छा, जिसके इवन नंबर ऑफ डिवाइसेस होंगे, जैसे एग्जांपल हो 6 का, 1 ने जाकर लोकर को खोल दिया, 2 क्या करेगा, बंद कर देगा, 3 वाला खोलेगा, 6 वाला बंद कर देगा। तो इसमें कितने बच्चे काम करेंगे, इवन नंबर ऑफ बच्चे काम करेंगे, और इवन नंबर ऑफ टाइम्स काम होगा तो एंड में लोकर क्या रहेगा, बंद रहेगा। तो जो जो परफेक्ट स्क्वायर हैं वो तो खुले रहेंगे, जो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो बंद रहेंगे। तो 1 से लेकर 1000 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, अब गिनने की जरूरत नहीं है, उंगलियों पर गिन रहे हो। 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 होता है। 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1000 के बाहर चला जाएगा। तो 1 से 1000 तक कितने लोगों के स्क्वायर आएंगे, 31 के। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, 31। तो 31 लोकस जो होंगे वो ओपन रहेंगे, बाकी 1000 में से 31 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 969 बचेगा शायद, ये क्लोज रहेंगे। कुछ कुछ पल्ले पड़ा? कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना है पूछ लो, नहीं तो फिर नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसका क्वेश्चन लिखवाऊंगा स्टेटमेंट बना के, छोड़ो। तेजस पता नहीं अगले वाले का क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन ही नहीं याद मुझे ढंग से। वो था ना 4k + 1 टाइप वाला होगा, 4 लैम्डा प्लस का। कर लिया नोट, और बुकलेट कर लेना भाई नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे से डिस्कशन इसका। कहीं फिर नहीं, अब अमन सर का चालू हो जाएगा ना चैप्टर एलिप्स हाइपरबोला, तो पीएनसी की बुकलेट जितनी सर ने करवा दी, उसके बाद मैं डिस्कस करवाऊंगा। तो वो ना हो कि बाद में वो 30 क्वेश्चन करें तो उतनी करवा दो, आगे करें नहीं। तो हफ्ते का टाइम है, कर लेना पूरी। जो टॉपिक, सिर्फ टॉपिक तुम्हारे दो रहे हैं, कितने, 2 रहे हैं। एक तो डिरेंजमेंट कर रहा है वो आज करवा दूंगा, एक मल्टीनोमियल रह रहा है वो कल हो जाएगा, तो टाइम मिल जाएगा बुकलेट करने का। करें आगे। क्वेश्चन क्या था, नंबर क्या दिया था, 2 की पावर 5, 3 की पावर 7, 5 की पावर 9, 11। और इसमें डिवाइसेस निकालने थे ऑफ द फॉर्म 4 लैम्डा + 1। आंसर तो मुझे याद नहीं, वैसे करके आए हो, दिमाग काम करा कैसे करने, सोचा किसी ने, क्या करेंगे बताओ। 2 की जगह वो भी ऐसा फैक्टर होगा, इसमें कोई भी 2 की पावर आएगी 1 को छोड़ के, वो तो हो जाएगा सर उससे, उसका तो मतलब सर रिमाइंडर थ्योरम लगा दिया कि एक होता है ना कि सर 3 को हम लिख सकते हैं सर 4 - 1 की पावर कुछ, उसके बाद सर रिमाइंडर -1 आता है ऑड पावर पे, ऐसे जैसे 3 पे जो इसकी ऑड पावर होगी इसमें -1 आएगा और इवन पावर पे ऑड आएगा। 5 में सर हर पावर पे इसका 1 ही रहेगा, और 7 पे भी सर 3 वाला काम हो जाएगा, 7 का क्यूब वो 343 आ गया था। ठीक है, तो इसमें सोचने का तरीका हमारा किस तरीके से होगा, हमें डिवाइजर चाहिए 4 लैम्डा + 1 टाइप का। मैं दावे से कह सकता हूं कि ये नंबर एटलीस्ट ओड तो है, ये सोच के बताओ। 4 लैम्डा इवन नंबर होगा, इवन +1 करोगे तो ओड आएगा। अगर ये नंबर ओड है तो इस नंबर में 2 की पावर होनी चाहिए, तो इकलौती पॉसिबल वैल्यू पावर क्या है 2 की, 0। तो तुम्हें 2 की पावर तो 0 ही लेनी पड़ेगी, ये बात तय है। भले ही नंबर में 2 की पावर 5 है लेकिन 0 आएगी। दूसरी बात, अब हमें एक तरह से ये चाहिए कि अगर नंबर 4 लैम्डा + 1 टाइप का है
तो 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना है, 1 आए। अब जैसे वो कह रहा है कि अगर 3 है, 3 में बाइनोमियल में तुमने किया है ऐसा काम, 3 को क्या लिख सकते हैं, 4 - 1 की पावर n लिख सकते हैं। अब 4 तो 4 से डिविजिबल है ना, रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा, -1 की पावर n होता जाएगा। तो इसमें एक्चुअली तुम्हारे पास दो केस बनेंगे, या तो n इवन होगा या फिर n ओड होगा। अगर तुम्हारे पास n इवन हुआ तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 की पावर n आएगा, -1 की पावर इवन रखोगे तो कितना आएगा, +1। तो जो नंबर मिलेगा वो किस टाइप का मिलेगा, कुछ 4k +1 टाइप का नंबर मिलेगा, 4 का मल्टीपल +1। अगर n ओड हुआ तो -1 की पावर ओड, -1 की पावर ओड रखोगे कितना आएगा, -1 आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये नंबर कुछ 4k -1 टाइप का मिलेगा। ये बात पल्ले पड़ रही है। 5 की बात करते हैं, अगर 5 की पावर कुछ m है सपोज करो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 1 की पावर m। अच्छा, फर्क पड़ेगा कि m इवन है या ओड है, क्योंकि रिमाइंडर तो कितना आना है, 1 की पावर m आना है, और 1 की कुछ भी पावर रख दो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि ये नंबर हमेशा कुछ 4k तो रहने दो, 4l + 1 टाइप का होगा, या k लिख दूं तो समझ जाओगे ना, k सेम नहीं है, तो मैं k लिख रहा हूं। तो ये नंबर तो 4k + 1 है, इसमें इवन ओड का कोई पंगा नहीं है। अब बात करते हैं 7 की। मान लो 7 की पावर p आ जाए, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 - 1 की पावर p। तो 8 तो डिविजिबल है 4 से, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, -1 की पावर p मिलेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि p इवन है या ओड है दोबारा, तो दो केस तोड़ने पड़ेंगे। पहला केस क्या होगा, p इज इवन, तो यहां से तो मुझे मिला 4k + 1 टाइप का नंबर, या फिर होगा कि p इज ओड, यहां से क्या मिलेगा, 4k - 1 टाइप का नंबर। ये बात पल्ले पड़ी। तो यहां से तो फर्क पड़ता नहीं, इसमें से तो कोई मर्जी पावर ले लो। तो 5 की क्या क्या पॉसिबल पावर आ सकती है, चलो लिख लूंगा बाद में। मेन मुझे 2 की पावर डिसाइड होगी अपने पास कि 2 को क्या पावर देनी है, 0। 5 को कुछ भी पावर दे दे फर्क नहीं पड़ता, वो हो गया। अब किसकी पावर डिसाइड करनी है, 3 और 7 की। और मैं ये चाहता हूं कि मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर कितना बचे, 1 बचे। तो सोच के देखो, या तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, यहां से रिमाइंडर 1 आएगा, यहां से रिमाइंडर 1 आएगा, मल्टीप्लाई होकर नेट रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। अच्छा, 4k + 1 को 4k - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1। लेकिन हमें चाहिए कितना, +1। काम का होगा नहीं। 4k - 1 को 4k + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर आएगा -1 इंटू +1 -1। काम का नहीं है। या फिर तुम क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, हाँ या ना, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो रिमाइंडर 1 आया, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करा तब भी रिमाइंडर 1 आया। वो रिमाइंडर 1 इसके रिमाइंडर 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो कितना मिलेगा, रिमाइंडर 1 आया, तो काम चल जाएगा। तो मुझे पता चला द डिवाइजर must have या इस तरीके से लिख लो, इन द डिवाइजर द एक्सपोनेंट ऑफ 2 या द पावर ऑफ 2 मस्ट बी 0। 2 की पावर तो 0 होनी चाहिए। अगर 5 की बात करें, इन द डिवाइजर द पावर ऑफ 5 कैन बी एनी होल नंबर। कोई भी होल नंबर आ सकता है, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 9 से ऊपर ले जाओ, वो तो पता ही है ना, 9 उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। अच्छा, 3 और 7 से हमें क्या पता चला कि 3 और 7 की या तो दोनों की पावर इवन होनी चाहिए, या फिर दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, ओड। तो यहां पर तुम लिखोगे द पावर्स ऑफ 3 and 7 the powers of 3 and 7 both must be either even or odd। या तो दोनों इवन आ जाए या दोनों ओड आ जाए। अब काम करना चालू करो। तो 3 की इवन पावर लेने के कितने तरीके हैं, 3 की पावर 7 तक जा सकते हैं ना। तो 3 की इवन पावर लेने के कितने तरीके हैं, 0, 2, 4 या फिर 6।
आगे जा नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम पावर 7 है। तो 3 की इवन पावर ली है तो 7 की भी पावर इवन आएगी। कहां तक जा रही है? 11 तक। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 0, 2, 4, 6, 8 या 10। या तो दोनों की पावर इवन आ गई या फिर दोनों की पावर ओड आएगी। 3 की पावर को ओड लेने के कितने तरीके हैं? 1, 3, 5, 7। और 7 के लिए 1, 3, 5, 7, 9 और 11। पल्ले पड़ रहे कुछ थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन ध्यान से देखोगे हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सच डिवाइसेस अगर हमें निकालने हो तो पहले 2 की पावर डिसाइड करते हैं। 2 की पावर डिसाइड करने का एक ही तरीका है। फिर 5 की पावर डिसाइड करते हैं। 5 की पावर डिसाइड करने के कितने तरीके आएंगे? 10 आएंगे ना, 0 को इंक्लूड करते हुए 10 तरीके आएंगे। फिर मैं कहूंगा 3 और 7 की पावर इकट्ठी डिसाइड होगी, या तो दोनों इवन या दोनों ओड। अगर दोनों इवन है तो 3 की पावर डिसाइड करने के 4 तरीके, 7 की पावर डिसाइड करने के 6 तरीके। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ये समझ में आया मल्टीप्लाई क्यों करा? या फिर दोनों ओड होंगे तो ओड के लिए करने के 4 इंटू 6, तो 24, 24, 48, आंसर आ गया 480। तो 480 ऐसे डिवाइजर हैं जो 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप के होंगे। बताओ कहां पर दिक्कत है? शक्ल तो तुम्हारी बता ही रही है दिक्कत तो है। कहां है दिक्कत? पूछ लो, कोई बात नहीं, पढ़ लो आराम से। थोड़ा लंबा और थोड़ा अजीब सवाल है। लंबा तो नहीं है, वो तो पहली बार समझाना पड़ रहा है इसलिए लंबा है। मल्टीप्लाई क्यों होगा? मल्टीप्लाई इसलिए होगा ना क्योंकि 3 की पावर भी डिसाइड करनी है, 7 की पावर भी डिसाइड करनी है। तो 3 की पावर डिसाइड करने के 4 तरीके, 7 की पावर डिसाइड करने के 6 तरीके। दोनों काम करने हैं तो मल्टीप्लाई कर दिया। इसी वजह से यहां पर भी मल्टीप्लाई करा। लेकिन इन दोनों केसेस में चॉइस है, या तो दोनों की इवन या दोनों की ओड। या वर्ड यूज करे ना, और वाला, इंग्लिश का और, या तो ये या ये। इसलिए इनके आपस में प्लस आए, 24 प्लस 24। और बताओ क्या दिक्कत है? सर जो पहले आपने किया इस क्वेश्चन में, अगर उसके बिना डायरेक्ट बना के हम देख लें कि जैसे, हाँ वो डायरेक्ट देख लो, बात तो एक ही है ना। इवन और पैटर्न ऑब्जर्व कर लो या बाइनोमियल से करके देख लो, बात तो एक ही है। नंबर इनसे डिविजिबल होना चाहिए 5, 9, 13, 17। उससे आंसर नहीं आएगा, रिपीटिशन हो जाएगी बहुत गंदे तरीके से। क्योंकि अगर 5 से डिविजिबल चाहिए, 9 से डिविजिबल चाहिए, तो कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो 5 और 9 दोनों से डिविजिबल होंगे, यानी 45 से। फिर वो सेट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 2-3 में लगाने में मशक्कत करनी पड़ती है, तो इतने नंबर में लगाएंगे तो, और ये नंबर है भी बहुत बड़ा। इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसमें। और बताओ, जो ऑफलाइन बैठे हो किसी को दिक्कत नहीं है? मैं पूछूं फिर? हाँ भाई, पीछे क्या किया है ये बता दे। सर इसमें पहले तो ये बता दे, 2 की पावर लेने के कितने तरीके बोले मैंने? 2 की पावर सर एक ही तरीका है, 0 क्यों? लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो नंबर जो डिवाइजर है 4n + 1 वो ऑड है। तो सर 2 की पावर मतलब अगर 2 उसका कॉमन लेंगे हम तो मतलब वो इवन हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ भाई बैठ जा, बैठ जा। यस सर। चल तो बता दे, वैसे तो उससे पूछा था ना। खड़ो। 5 की पावर लेने के कितने तरीके बताए मैंने? सर 5 की पावर लेने के सर 9 तरीके, 10 तरीके हैं सर। क्यों है? 0 भी इंक्लूड हो जाएगा सर। क्यों है 10 तरीके? सर क्योंकि सर हमने उसको 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो फिर हम उसको 4 से डिविजिबल होना चाहिए। सर हमने उसको 4 लैम्डा प्लस 1 की उसमें लिखना है। हाँ सर उसको इसीलिए हम 4 + 1 टू द पावर m लिख सकते हैं सर। वो उसी फॉर्म में वो कतई वो देख के बता रहा, तू तो जमा ही। सर अभी नोट कर रहा था आपने एकदम था। हाँ तो समझ तो आई गया ना। समझ आ गया सर। हाँ तो बता दे क्या समझा है उसमें। बताइए सर। अगर ऐसे मैं बताता तो सर थोड़ा सा क्या था? क्यों खड़ा हो? 1 मिनट तू बैठ जा, 1 मिनट खड़ा हो।
क्या बता दूं लास्ट वाला? मेरा मन ये कर रहा है कि खिड़की खोलूं और कबूतर की तरह उड़ता जाए, और मतलब थोड़ी देर तो उड़ेगा, 4-5 सेकंड तो उड़ ही जाएगा, और फिर बाकी बचे तेरी ग्रेविटेशन के साथ वेलोसिटी निकालेगी, कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा तेरा? क्यों बता दो भाई, 10 बार पूछ चुका हूं वैसे मैं तो। इसी से दिक्कत तो है ना, जब बार बार बोल रहे आदमी सामने खड़ा होकर कि दिक्कत है तो पूछ लो, दिक्कत है पूछ लो, बैठा हुआ है क्या कर रहा था इतनी देर से, क्या सोच रहा था, किसके बारे में सोच रहा था? हद है यार, मतलब। और जब खड़ा करके पूछने चालू कर दिए, जब लगा कि हाँ मतलब मुसीबत बगल वाले घर के आग लग चुकी है, साथ वाले घर में आग लग चुकी है, तो अब तो फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर ही लिया जाए। पहले तो ये हो रहा था ना कि ठीक है जंगल में आग लगी, हमें क्या मतलब है। क्या नहीं समझ में आया? क्या नंबर ऑफ कहाँ लिखा मैंने? अच्छा लास्ट में तो फिर यही बोला ना, सबकी पावर डिसाइड करनी जरूरी है, तो 2 की पावर डिसाइड करने का एक तरीके, 5 की पावर डिसाइड करने के 10 तरीके हैं, क्योंकि तू कुछ भी पावर डिसाइड कर ले उसने रिमाइंडर 1 देना, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे। और 3 और 5 7 की हमने पावर देखी, या तो दोनों की इवन होनी चाहिए, या तो दोनों की पावर इवन हो या दोनों की पावर ओड हो। 3 की पावर इवन लेने के 4 तरीके हैं, 7 की पावर इवन लेने के 6 तरीके हैं। मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को डिसाइड करना है। ऐसी ओड लेने के भी 4 और 6 तरीके हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, या तो दोनों इवन होंगी या दोनों ओड होंगी, तो और वाला केस है या वाला, तो दोनों को ऐड कर दिया। अब तो आएगा, अब तो अब भी नहीं आएगा तो फिर बैठ जा। ठीक है, क्या ही है, एक आध क्वेश्चन छोड़ भी देंगे, क्या हो जाएगा, यही थोड़ा आना है सवाल। पहले तो सोचना चाहिए ना कि पूछना। अच्छा ऐसा है क्या? चल तूने अच्छी चीज सिखा दी, आगे से जब मैं अगले साल बैच को पढ़ाऊंगा तो मैं ये चीज बताया करूंगा। कर लिया नोट सबने? और कोई क्वेश्चन नहीं दिया था ना? शाम वालों के क्वेश्चन लिखवाया था, तुम्हें भी लिखवा देता हूँ, इसी में लिख लो, इसका सेकंड पार्ट बना के लिख लो। फाइंड द नंबर ऑफ सच डिवाइसेस दैट आर डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 16। मैं लिख देता हूँ, इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट बना लो। फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ n that are divisible by 4 but not by, कितना लिखोगे, 16 32 लिख लो। चलो, तो ऐसे डिवाइजर चाहिए 4 से डिविजिबल हो लेकिन 32 से ना हो। पहले 4 वाले निकाल लेंगे, फिर 32 वाले माइनस कर लेंगे। इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों करते हो? क्या नहीं हो रहा है? ये पढ़ कर नहीं आया फिर ढंग से? घटिया सा सवाल है, कतई घटिया सवाल है। 4 से डिविजिबल चाहिए ना, तो 2 की मिनिमम पावर कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए, तो 2 की मिनिमम पावर 2 आ गई। अच्छा 2 की पावर 3 आए, फर्क पड़ेगा मुझे? 8 आ जाएगा, 8 भी 4 से डिविजिबल है। अगर 2 की पावर 4 आ जाए कोई फर्क पड़ेगा? 2 की पावर 5 से फर्क पड़ेगा, क्योंकि 2 की पावर 5 आ गया तो वो 7 के साथ 32 से डिविजिबल हो गया, तो वो नहीं चाहिए अपने को। तो 2 की पॉसिबल पावर्स कितनी है? 3। 4 या 32 से डिविजिबल हो ना या ना हो, उसमें 3, 5 और 7 का कोई रोल है? तो 3 की पावर डिसाइड करने के कितने तरीके हैं? 7+1। 5 की पावर डिसाइड करने के 9+1। 7 की पावर डिसाइड करने की 11+1। कितना आंसर आ जाएगा? 12 3 24, 24 इंटू 8 कितना होता है? 32 2 7, नहीं क्या बोल रहा हूँ,
48 और 3 512 होता है कि कितना होता है? 12 8 कितना होता है यार? 108 नहीं, 108 ही तो होता है। 108 इंटू 3 कितना होगा? 3 524। अच्छा हाँ सही। 96 इंटू 3 कितना हुआ? 288 हुआ। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2880। ये आंसर है। अगर मैं मान लो बोल देता कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए लेकिन 8 से नहीं होना चाहिए, तो 2 की पावर 2 आता बस, क्योंकि 8 से नहीं होना चाहिए तो 2 की पावर 3 भी नहीं होना चाहिए और उससे बड़ी पावर भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 2 की पावर 4 भी आ गया तो 16 हो गया ना, 16 होती 8 से डिविजिबल हो गया वो अपने आप। तो जितनी पावर चाहिए वो ले लो, बाकी जिनका फर्क नहीं पड़ता उनकी सारी पावर ले लो। इसमें भी एक चीज ध्यान रखना, एक चीज और है इसमें, कहीं कल को सवाल गलत करो आता हो अभी। जैसे अभी मैंने इसमें क्या कहा था, 4 लैम्डा प्लस 1, इस टाइप के डिवाइजर चाहिए थे पिछले वाले पार्ट में। उसमें एक चीज ऐड कर लेना कि लैम्डा जो है वो होल नंबर है। अगर मान लो मैं बोल देता लैम्डा एक नेचुरल नंबर है, अब क्या फर्क पड़ता है इससे? अगर लैम्डा नेचुरल नंबर है तो लैम्डा की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो पहला डिवाइजर क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो 1 काउंट हुआ, तो टोटल यहां पर 480 निकाले ना, तो उसमें से 1 माइनस करना पड़ता अगर नेचुरल नंबर की बात होती। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि लैम्डा को होल नंबर ले रहे हो तो 1 से स्टार्ट हो रहा है डिवाइजर, सबसे छोटा डिवाइजर 1 हो सकता है और 1 काउंट हो भी रहे, लेकिन लैम्डा को नेचुरल नंबर ले लिया तो जो डिवाइजर 1 था वो काउंट नहीं हुआ। तो 480 में सारे काउंट हुए तो -1 करके 479 आंसर आएगा। कोई दिक्कत तो? तुम्हारी शक्लें देख के शक हो जाता है मुझे। फाइव नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? हाँ ठीक है। सॉरी। तो मल्टीनोमियल हम कल करेंगे। आज छोटी छोटी जो अलग अलग टाइप के सवाल हैं वो करते हैं पहले। हो गया? लिखो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स स्लैश स्क्वायर्स इन अ चेस बोर्ड या इन अ ग्रिड लिख लो। Number of rectangles and squares in a grid. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, मान लो ये टॉपिक, ये कितने बाय कितने की ग्रिड है? 3x3। तो सबसे पहले काम करेंगे जब n/n टाइप की ग्रिड आ जाए। n/n का मतलब क्या होगा? जितने डब्बे वर्टिकली हैं उतने ही स्क्वायर्स हॉरिजॉन्टली हैं। 3 इस तरीके से और 3 इस तरीके से। ये बात समझ रहे हो? अच्छा, अगर n/n की है तो इसमें लाइंस कितनी आ रही हैं? वर्टिकल लाइंस कितनी आ रही हैं? 4 आ रही हैं। एक ज्यादा आ रही है, सोच के देखो। पहली वर्टिकल लाइन, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी। अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें, बॉटम मोस्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो अगर 3 डब्बे हैं तो लाइंस आई हैं 4। अगर n डब्बे होंगे तो कितनी लाइंस आएंगी? n+1। तो अगर तुमसे यहां पर बोल दिया जाए नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, वो n+1 होंगी। अगर तुमसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस, तो वो भी कितनी होंगी? n+1। और ये जो फिगर बनी है इसको बोलते हैं ग्रिड, बोल देते हैं। ठीक है? तो इसमें हमसे पूछा जाता है या तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालो या नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालो। तो रेक्टेंगल कितने बनेंगे वैसे अगर देखा जाए तो? देखो, हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है तो स्क्वायर्स भी काउंट होंगे। तो एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल तो ये आ गया 1, फिर 2, 3, 9 तो यही बन गए छोटे वाले। अब सोच के देखो, ये भी तो एक रेक्टेंगल बन रहे हैं इन 2 डब्बों को जोड़कर। एक रेक्टेंगल ये भी बनेगा, ठीक है, एक रेक्टेंगल ये भी बनेगा, तो बहुत सारे रेक्टेंगल बनेगा ना।
तो जब रेक्टेंगल को काउंट करने की बात होती है तो सिर्फ वो छोटे छोटे डब्बे नहीं काउंट करने, ठीक है। अगर 3-4 डब्बों को काउंट कैलकुलेट करके, जैसे ये वाला एक बन रहा है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये बड़े वाला एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये देखो, तो ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल बन सकते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि अगर n बाई n की ग्रिड है तो उसमें कितने रेक्टेंगल बन सकते हैं, ठीक है। सवाल समझ रहे हो क्या है? ऐसे ही इसके बाद क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। जैसे स्क्वायर कितने बन रहे हैं गिनके देखो एक बार, 9 तो ये छोटे वाले हो गए, फिर एक 10, 11, ये 12, ये 13 और एक ये बड़े वाला, तो कितने बन रहे, 14 बन रहे। तो इसमें तो कैलकुलेट करना आसान है, लेकिन मान लो मैं 10 बाय 10 का बोल दूं तब हाथ खड़े हो जाएंगे। या चेस बोर्ड की बात कर लेते हैं, चेस बोर्ड में कितने डब्बे होते हैं, 8 हॉरिजॉन्टल होते हैं, 8 वर्टिकल होते हैं, और लाइंस कितनी होंगी, 9 होंगी, 9 हॉरिजॉन्टल होंगी, 9 वर्टिकल होंगी। तो उसका फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं। इतनी देर में ग्रिड बना रहा हूं, इतनी देर सोचो कैसे कैलकुलेट करोगे अगर रेक्टेंगल या स्क्वायर्स कैलकुलेट करनी हो तो। ग्रिड बनती है इसमें। कभी कभी तुम ना मतलब दिल से जीतने वाली बात कर देते हो कभी कभी कि बस, क्योंकि मुझे लगता है पिछले 5-6 साल तो जीवन के मेरे व्यर्थ ही निकले कि तुमसे नहीं मिला मैं। सोचे इतनी देर, मैं पूछ रहा हूँ डायरेक्ट ग्रिड बन जाती है? हाँ सर बन जाती है। कैसे बनती है, बनानी पड़ेगी। ये ना भी लगे तो इक्वल स्पेस पर है, ठीक है, मतलब इक्वली स्पेस्ड है, और परपेंडिकुलर लाइंस हैं ऑब्वियसली सारी जो भी बनाएंगे। इनको मत बोल देना ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तुम पे ये भी शक होने लगा मुझे। तो ये ग्रिड होगी इस टाइप की, मान लो इक्वली स्पेस्ड है, सब कुछ डिस्टेंस बराबर है, भले वो टेढ़ी मेढ़ी सी लग रही है। तो वर्टिकल लाइंस कितनी होंगी, यहाँ पर मान लो 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 चलता जाएगा। कितनी मिलेंगी टोटल, n+1। तो ये आखिरी वाली वर्टिकल लाइन n+1 होगी, इससे पहले वाली n और इससे पहले वाली n-1। हॉरिजॉन्टल लाइंस भी कितनी है, n+1 है, ये सबसे पहली हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। चलो इसको अलग से लिख लो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आई 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, सबसे लास्ट में कौन सी मिलेगी, n+1। यहां पर n होगी और यहां पर कौन सी होगी, n-1। इतनी बात पल्ले पड़ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की, वो निकालना बहुत आसान है। कोई बताना चाहे, किसी के दिमाग में आ रहा हो? नंबर ऑफ लाइन कोई भी ले लेंगे सर, वर्टिकल में 2 और हॉरिजॉन्टल में n+2 सही बात, n+1। सही बात है। तो तुम क्या करो, जितनी भी वर्टिकल लाइंस है सब में से कोई भी 2 वर्टिकल लाइन सिलेक्ट कर लो। सपोज करो तुमने सिलेक्ट करी 3 वाली और 6 वाली। कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट कर लो। सपोज करो तुमने सिलेक्ट करी 5 वाली और 2 वाली। तो ये लाइंस इस तरीके से आ रही हैं, कहां कहां पर मीट कर रही हैं, सोच के देखो। ये 5 वाली लाइन आई, ये हमारे पास 2 वाली लाइन आई, ये 3 वाली और ये 6 वाली। तो जैसे ही 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करोगे तो उनसे अपने आप एक रेक्टेंगल क्रिएट होगा या नहीं होगा, और हर बार एक यूनिक रेक्टेंगल क्रिएट होगा। बन रहे, देख लो येलो वाला। तो एक रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें 2 वर्टिकल लाइन चाहिए और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो सिलेक्शन करने के कितने वेज आएंगे, n+1 C2 इंटू n+1 C2। ये बात पल्ले पड़ रही है। अच्छा, n+1 C2 कितना होता है, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। स्क्वायर क्यों बनेगा, क्योंकि सेम नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब भी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने हो n/n की ग्रिड में, और इसमें भी बच्चे कभी कोई गलती कर देते हैं, n/n की जब मैं ग्रिड बोल रहा हूं तो डब्बे गिन रहा हूं मैं, लाइंस नहीं गिन रहा। तो कितने तरीके आएंगे, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये देखने में कुछ अच्छा सा लग रहा है, फॉर्मूला कभी पढ़ा हो ऐसा? किसका फॉर्मूला होता है ये, क्यूब्स के सम का। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा था, याद करो। अगर
पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम निकाला जाए तो ये आता है। तो इसको कभी कभी इस तरीके से भी लिख दिया जाता है। पल्ले पड़ा कैसे करें। अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्केयर्स की। होपफुली इतना तुम्हें ध्यान में आ रहा होगा, दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ स्केयर्स के लिए मैं सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं कोई भी दो हॉरिजॉन्टल या कोई भी दो वर्टिकल सिलेक्ट करूंगा तो जरूरी नहीं स्केयर बनेगा। जैसे इसमें देखो, चलो ये तो स्केयर बन रहे हैं, 3 डब्बे ऐसे हैं, 3 डब्बे ऐसे हैं, लेकिन मान लो मैंने ये वाला रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लिया। सपोज करो मैंने ये वाली वर्टिकल लाइन, कौन सी, एक तो 1 वाली और 5 वाली, और ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करी, ये रेक्टेंगल बनेगा, लेकिन ये स्केयर है नहीं है। तो स्केयर बनाने के लिए हम क्या चाहेंगे कि जितना उसके हॉरिजॉन्टल में डब्बे आ रहे हो उतने ही वर्टिकल में आ रहे हो, जितनी हॉरिजॉन्टल लेंथ है उतनी वर्टिकल लेंथ हो, ये चाहेंगे। तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा टुकड़ों में। अब वो देखो कैसे करेंगे। हमारे पास जो स्केयर होगा वो या तो होगा 1 by 1 का। 1 by 1 से मेरा मतलब क्या है, लेंथ उसकी 1 यूनिट होगी, उसकी हाइट भी 1 यूनिट होगी, ये होगा। 1 by 1 से छोटा तो होगा नहीं। अगर मुझे 1 by 1 का चाहिए, यहां पर लिख लेना सिलेक्शन ऑफ, एक मिनट रुको, यहां पर मैं लिख रहा हूं डायमेंशंस, यहां पर मैं लिखूंगा पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइंस। तो दोबारा बोल रहा हूं, जब हमें वो चाहिए, क्या कहते हैं उसे, स्केयर चाहिए, तो मैं ये चाहता हूं कि लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो, लेंथ और हाइट सेम हो, तो या तो उसके जो डायमेंशंस हैं वो 1 into 1 के होनी चाहिए। तो सोच के देखो लेंथ या ब्रेड्थ 1 कब आएगी, जब तुम दो कंसेक्यूटिव लाइंस पिक करोगे। जैसे तुमने 1 और 2 पिक करी, तो 2 - 1 कितना हुआ, 1 हुआ, तो डिफरेंस 1 आ रहा है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 1 होगी। अगर तुमने 2 और 3 वाली सिलेक्ट करी तब भी कितना आएगा, 1। तो दो कंसेक्यूटिव लाइंस सिलेक्ट करोगे तभी जाकर तो लेंथ 1 आएगी ना। तो दो कंसेक्यूटिव लाइंस सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, या तो 1 2 को सिलेक्ट करो, या 2 3 को करो, या 3 4, या 4 5। लास्ट पेयर क्या बन सकता है, n और n+1 का। ये बात समझ रहे हो, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, 1 और 2 कहीं गलती से n और n+1 को मल्टीप्लाई कर दो। लिखने का तरीका है कि वो लाइंस पिक करी हैं, तो 1 से लेकर n तक जा रहे हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को या वर्टिकल लाइंस को सिलेक्ट करने के कितने वेज हुए, n हुए। सोच के देखो, अगर 1 से n तक जा रहे हैं तो n तरीके। जितने तरीके से दो कंसेक्यूटिव हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट होंगी, उतने ही तरीके से दो कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइन सिलेक्ट होंगी। एक ही तो बात है, नंबर सेम है ना। अगर ऐसे 10 लाइन है तो ऐसे भी 10 लाइन है। अगर ऐसे पिक करने के 10 तरीके हैं, 9 तरीके हैं, तो ऐसे पिक करने के भी कितने तरीके होंगे, 9 तरीके होंगे। तो अगर हॉरिजॉन्टल के लिए n है तो वर्टिकल के लिए भी कितने आएंगे, n। तो ऐसे कितने स्क्वायर बनेंगे जिनके डायमेंशन 1 by 1 के होंगे, n स्क्वायर। अब बात करते हैं 2 by 2 की। मुझे डायमेंशन चाहिए स्क्वायर के 2 by 2, मतलब लेंथ भी 2 आनी चाहिए, हाइट भी 2 आनी चाहिए। तो ये वाली लेंथ 2 कब आएगी, 1 के साथ कौन सी लूं मैं, 3 वाली, क्योंकि अगर 1 के साथ 3 होगा तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, तो लेंथ 3 हो जाएगी। तो या तो मैं लाइंस सिलेक्ट करूंगा 1 3, 2 के साथ कौन सी करूंगा, 4, 3 के साथ, 4 के साथ 6। आखिरी पेयर किसका बनेगा, n-1 n+1। ये बात पल्ले पड़ रही है, क्योंकि n+1 आखिरी होगी, उससे दो पहले वाली सिलेक्ट कर लो, n-1। अच्छा 1 2 3 4, पहले वाले नंबर को देखो, पहला नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, कहां तक गया, n-1। तो कितने वेज आए, अगर वर्टिकल लाइंस को पिक करने के n-1 वेज हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को पिक करने के तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों, क्योंकि स्क्वायर बनाने के लिए मुझे वर्टिकल लाइन भी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी चाहिए, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर आ गया। 3 by 3 के लिए देखो क्या होगा, हाँ 3 by 3 के लिए मैं ये चाहूंगा कि दो लाइन इस तरीके से पिक करूं कि उनका डिफरेंस 3 आ जाए, ठीक है। डिफरेंस 3 आएगा तो मैं 1 के साथ कौन सी सिलेक्ट करूंगा, 4, 2 के साथ 5, 3 के साथ 6, 4 के साथ 7, लास्ट वाली मान लो मैंने n+1 ले ली, तो इसके साथ n-2, ताकि डिफरेंस 3 का आ सके। पहले नंबर को देखो 1 2 3 4 n-2, कितने तरीके हुए,
जितने वर्टिकल के लिए हैं उतने ही हॉरिजॉन्टल के लिए होंगे। ये प्रोसेस चलता जाएगा। सबसे बड़ा स्केयर कौन सा उठा सकते हैं कि पूरा का पूरा ये स्केयर ही उठा लो, ग्रिड वाला, जैसे 3x3 में 3x3 वाला उठाया था आखिरी, इसमें पूरा का पूरा उठा लो, कितना बनेगा n/n। तो n/n का बनाने के लिए जरूरी है कि मुझे यही दो वर्टिकल लाइन चाहिए होंगी और आखिरी की, शुरू की और आखिरी की हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होगी। तो कितने स्केयर बनेंगे ऐसे? एक ही बन पाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्केयर्स निकालने हो तो क्या करोगे, जितने बन रहे हैं उन सबको ऐड कर दोगे, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, अप टू n का स्केयर। फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सीक्वेंस सीरीज में, तो फॉर्मूला आ गया। एक मिनट, बेसिक कंसेप्ट देखो, फॉर्मूला रट लोगे कुछ सवाल तो हो जाएंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट याद होनी चाहिए। जैसे आईआईटी में एक बार सवाल आया हुआ है कि वो रेक्टेंगल बताओ जिनमें साइड लेंथ ओड हो। अभी करवाऊंगा चलो। तो उसमें जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे कि कहां से फॉर्मूले डिराइव हुए, तब तक वो सवाल नहीं कर पाओगे। अगर डायरेक्ट पूछ ले कि हाँ नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर बता दो, तो कर लोगे फॉर्मूला लगा के। तो कंसेप्ट सीख लेना। दिक्कत आ रही है पूछ लो। हाँ बोल, क्या कह रही? वो कैसे है? जैसे अगर मैं 2x2 के बना रहा हूँ, लाइंस को पिक करने के कितने तरीके हैं? जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये सारे तरीके हैं ना, ये नंबर ऑफ वेज हैं, पॉसिबल सिलेक्शंस हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस के। तो चालू करें 1 से, फिर 2 वाला भी आया, फिर 3 वाला आया, 4 वाला आया, कहां तक गए? n-1 तक। 1 से n-1 तक कितने नंबर आते हैं? n-1। तो वर्टिकल लाइंस को पिक करने के तरीके देखें, वो आए n-1। जितने तरीके से वर्टिकल लाइंस पिक हो रही हैं, उतने ही तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस पिक होंगी, क्योंकि जितनी वर्टिकल है उतनी हॉरिजॉन्टल है। तो वर्टिकल लाइंस को सिलेक्ट करने के n-1, हॉरिजॉन्टल को n-1। स्क्वायर कब बनेगा? जब दोनों को सिलेक्ट करेंगे, चॉइस है, दोनों को करेंगे, दो लाइन ये आएंगी वर्टिकल वाली, दो हॉरिजॉन्टल वाली, तभी स्क्वायर बन पाएगा। तो दोनों का सिलेक्शन जरूरी है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, n-1 इंटू n-1, n-1 का स्क्वायर। ऐसे यहां से वेज आए n-2, अगर वर्टिकल के n-2 है तो हॉरिजॉन्टल के भी n-2 होंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर आ गया। एंड में सबको जोड़ दिया कि कितने स्क्वायर बन रहे हैं। हाँ तेजस्व, रेक्टेंगल वाले में स्क्वायर भी काउंट हो रहे हैं, क्योंकि जब रेक्टेंगल बोलता है तो उसमें हर स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है ना, तो वो काउंट करने हैं। अगर वो अलग से बोल दे, मान लो तुमसे बोल दे कि वो रेक्टेंगल बताओ, सिर्फ रेक्टेंगल बताओ, प्योर रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में से स्क्वायर वाले माइनस कर दोगे, तो प्योरली रेक्टेंगल वाले आ जाएंगे जो स्क्वायर नहीं है। लेकिन जब ना बोला जाए तो सब काउंट करोगे। अंश, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में n+1 C2 इस तरीके से है कि n+1 लाइन से जब रेक्टेंगल काउंट कर रहे हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि लेंथ और हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ बराबर है या नहीं है। तो इन n+1 लाइंस में से कोई भी दो वर्टिकल लाइन सिलेक्ट कर लेंगे। n+1 में से दो नंबर का सिलेक्शन करने के तरीके होंगे n+1 C2। जैसा काम वर्टिकल के साथ हुआ है वैसा ही काम हॉरिजॉन्टल के साथ होगा, मल्टीप्लाई कर दिया, वहां से आंसर आ गया। और बताओ और क्या दिक्कतें? अगर दो लाइन सिलेक्ट करनी है तो 2 से, यही मैं कह रहा हूँ, पुराना गायब भी होता जा रहा है। दो लाइन सिलेक्ट करनी है तो 2 से मल्टीप्लाई कहां करते हैं भाई? n+1 C2 करते हैं ना सिलेक्शन करने के तरीके, कि कौन सी दो लाइन चाहिए अपने को, और वर्टिकल भी चाहिए, हॉरिजॉन्टल भी चाहिए, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि ऐड करेंगे। दोनों काम करने जरूरी हैं। अगर चॉइस होती कि या तो हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट कर लो या वर्टिकल सिलेक्ट कर लो, तब ऐड होता, तब 2 से मल्टीप्लाई होता। यहां पर दोनों जरूरी हैं। हो गया नोट वगैरह? एक बारी में चैट लाइन सिलेक्ट करनी है, 4 लाइन नहीं लिखा ही चैट था। हाँ एक बारी में 4 लाइन सिलेक्ट करनी है, दो हॉरिजॉन्टल दो वर्टिकल, तभी तो रेक्टेंगल बनेगा ना। रेक्टेंगल 4 साइड का होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। हो गया अब तो? ये तो सिंपल वाला हुआ। फिर भी जब n/n की ग्रिड है, जितनी हॉरिजॉन्टल है उतनी ही वर्टिकल है। सपोज करो चेंज हो जाए, मान लो ऐसी ग्रिड आ जाए कोई, तो यहां पर क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टली कितने डब्बे हैं? 4, वर्टिकली कितने? 3। तो बराबर बराबर नहीं आ रहे, तब क्या होगा? तो सपोज करो m/n की ग्रिड हो, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी होंगी?
m+1 मान लो, एक ज्यादा होंगी अभी भी। नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस कितनी होंगी? n+1। फिगर में बना नहीं रहा, वो समझ जाओगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कंसेप्ट क्या लगाया था कि अगर हमें रेक्टेंगल चाहिए तो 2 हॉरिजॉन्टल का सिलेक्शन करना पड़ेगा, 2 वर्टिकल का। उस टाइम कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेंथ कितनी आ रही है, हाइट कितनी आ रही है, ब्रेड्थ कितनी आ रही है। कोई भी रैंडम 2 लाइन सिलेक्ट कर लो। m+1 हॉरिजॉन्टल लाइंस में से 2 लाइन का सिलेक्शन, m+1 C2। इनमें से 2 लाइन का सिलेक्शन, m+1 C2। या तो इसी फॉर्म में फॉर्मूला याद कर लो, या फिर एक्सपेंड करोगे तो क्या बन जाएगा? mn इंटू m+1 इंटू n+1 अपॉन 4। इसमें कोई दिक्कत हो? तो ये तो आसान है। हाँ आसान तो है। नंबर ऑफ स्केयर्स की बात करनी हो, सोच के देखो होगा क्या। शुरुआत हमने करी थी n इंटू n से, कि दोनों ऊपर नीचे सेम है ना, तो अगर हॉरिजॉन्टल के n तरीके आ रहे हैं तो वर्टिकल के भी n आएंगे। लेकिन अब एक n जो है n बाय n किससे रिप्लेस हो गया? m बाय n से। तो एक तो सेम रहा, लेकिन इस वाले n की जगह क्या आ गया? m आ गया। तो क्या करेंगे? वही फॉर्मूला चेंज करते जाएंगे इस हिसाब से। तो जहां पर पहले n बाय n आया था उसमें क्या होगा? एक n तो n ही रहेगा, दूसरा n क्या हो जाएगा? m। तो ये बन जाएगा m इंटू n प्लस, अगली बार हमने क्या लिखा था? n-1 का स्केयर। तो ये वाला n तो n ही रहेगा, इस n की जगह क्या कर देंगे? m। फिर हमने लिखा था n-2 का स्केयर। तो n-2 n-2, इस वाले को तो n ही रखेंगे, पहले वाला n m हो जाएगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जितने की ग्रिड है उतना नंबर लिखो, m इंटू n, एक एक कम करते जाओ, दोनों में से मल्टीप्लाई करते जाओ, चलता जाएगा। कब तक चलेगा? जब तक कि इनमें से छोटे वाला जो नंबर है वो 0 ना हो जाए। ठीक है भाई, यूज करके दिखा दूंगा। जब छोटे वाला नंबर 0 हो जाएगा वहां पर जाकर रुक जाना है। तो फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन तो इस तरीके से लिख देते हैं इसको। इतना नोट करो, फिर क्वेश्चंस करके देखते हैं कैसे करने। Find the number of rectangles and squares in a chessboard. दोबारा फिर बोल रहा हूँ, चेस बोर्ड कितने का होता है? 8x8। कितने काले डब्बे होते हैं? टोटल कितने होते हैं पूरे चेस बोर्ड पर काले डब्बे? 32। काले 32 होते हैं, सफेद भी 32 होते हैं। कितने पीसीज होते हैं? 64 पीसीज होते हैं। 16 होते हैं। यस सर। एट बाई 8 की ग्रिड होगी। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स का फॉर्मूला, अच्छा बराबर है ना दोनों, तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स का फॉर्मूला हमने लिखा था अभी n इंटू n+1 अपॉन 2 पूरे का स्क्वायर। अच्छा मेरा सवाल ये है कि n की वैल्यू यहाँ पर 8 रखेंगे 9 रखेंगे? 8 रखेंगे। तो फॉर्मूला याद करते करते साथ साथ ये भी याद होना चाहिए n डब्बों की संख्या है, डब्बों का नंबर है। तो कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। 8 इंटू 9 अपॉन 2 पूरे का स्क्वायर कितना आएगा? 36 का स्क्वायर। कितना आ रहे? पक्का? तो 1296 आ गए। चलो अगर ये यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने हो तो इसके लिए फॉर्मूला भी पढ़ा, n इंटू n+1 2n+1 अपॉन 6। ये क्यूब्स का सम होता है, ये स्क्वायर्स का सम होता है। n का मतलब 8 रख देंगे, 8 इंटू 9 इंटू 17 अपॉन 6, ये बन जाएगा 12 इंटू 17, 170 और 34 204 है ना शायद? ठीक है।
सिंपल है, थोड़ा फिर जीवन मुश्किल करते हैं थोड़ा सा। कर लिया नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स formed by, sorry, find the number of rectangles and squares in a grid formed by 8 vertical and 5, yes 6 लिख लो, and 6 horizontal lines. करो जल्दी। तेजस आंसर पता नहीं भाई, इसका निकाल लो एक बार फिर मैच कर लेना। कुछ भी लिखा हुआ है मन से, जो मन कर। हो गया सबका? इतने क्या मेहनत कर रहे हो? कितने की ग्रिड है? 7/5। हाँ वही ध्यान रखना कि 8/6 की मत ले लेना, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस दी हुई है। तो अगर n/n की ग्रिड होती है तो लाइंस एक ज्यादा होती है, लाइंस एक ज्यादा दें तो क्या बनेगी? 7/5 की ग्रिड बनेगी। क्या हो गया? क्या दिक्कत होगी तुम्हारे? कोई और नहीं पढ़ा क्या? ले ले, हाँ वही किसी और से ले लेना। तो चल नहीं तो दे दे उठा के। चल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स चाहिए, या तो वो फॉर्मूला लगा लो mn वाला, उसमें भी ध्यान रखना m और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ लाइंस है डब्बे, या फिर सीधा लाइंस में से सिलेक्ट कर लो। कितनी लाइंस है? 8 वर्टिकल लाइन है, कोई भी 2 सिलेक्ट करो। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 2, कोई भी 2 सिलेक्ट करो। 8c2 कितना आएगा? 48, 24 आएगा शायद, और 6c2 आता है 15। क्या 420 आंसर बता रहे हो? मैंने गलत कर लिया क्या? 8 7 56 56 2 28 आएगा। 280 और 140 420। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे? 420 होंगे। नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने हो तो अभी क्या बताया था? पहले तो कितने की ग्रिड है? 7/5 की ग्रिड है। पहले लिखो 7 into 5, फिर 1 1 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 6 into 4, दोनों में से 1 माइनस करने। फिर दोबारा 1 माइनस करो, 5 into 3, फिर दोबारा 1 माइनस करो, 4 into 2, फिर दोबारा 1 माइनस करो, 2 into 1। अगली बार अगर -1 करोगे, गलत कर रहे ना मैं, 3 into 1। अगर दोबारा अगली बार -1 करोगे तो कितना बचेगा? 0 आ जाएगा। तो तब तक करते रहना जब तक कि कोई नंबर 0 होना चालू ना हो जाए, दोनों में से जो छोटे वाला नंबर है। 7 into 5 35, 24, 15, 8 और 3, कितना आ रहा है? पक्का श्योर हो? नोट कर लो, कोई दिक्कत है पूछ लो। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं जो IIT ने जिस टाइप का पूछा है। उसने, हालांकि वो तो बुकलेट डिस्कस करेंगे तब करेंगे भी बात उसमें, तो मैं उसमें जनरल में पूछा था, m और n में, मैं नंबर्स में बता रहा हूं। लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ rectangles with odd side lengths in a 10/12 grid। 10/12 की ग्रिड है, इसमें वो रेक्टेंगल्स बताओ जिसकी दोनों साइड की लेंथ ओड आए। करो।
तो ये बात तो समझ ही रही होगी, डायरेक्ट सिलेक्ट करने से काम नहीं चलेगा इस बार। अगर मैं सही कर रहा हूँ, हो सकता है मैं मन में गलत कर रहा हूँ, लेकिन एंड में एटलीस्ट 0 आना चाहिए। 10 से डिविजिबल नंबर होगा। करें दोबारा इसमें ये करोगे, वर्टिकल लाइंस कितनी होंगी? एक ज्यादा होंगी, 10 से एक ज्यादा 11 होगी। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी होंगी? 12 से एक ज्यादा 13 होंगी। अब तुम ये सोचो कि मान लो, सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने एक वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करी 2 वाली, एक मैंने वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करी 5 वाली, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितने का होगा? 3 का। डब्बे गिन के भी कर सकते हो, या अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो क्या करेंगे, 5 - 2 कर देंगे, 3 आ जाएगा। अब मैं 2 वर्टिकल लाइन ऐसी सिलेक्ट करना चाहता हूं जिनका डिफरेंस क्या हो? ओड हो। 2 नंबर का डिफरेंस ओड कब आ सकता है? दोबारा फिर बोल रहा हूं, जो भी तुम 2 वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करोगे उनकी बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, जैसे 5 वाली और 2 वाली सिलेक्ट करेंगे तो इनका डिफरेंस निकाल लो, उनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, उनका डिफरेंस निकालकर डिस्टेंस आएगा। तो मैं 2 वर्टिकल लाइन ऐसी सिलेक्ट करना चाहता हूं जिनका डिफरेंस ओड आए, ताकि साइड लेंथ ओड हो सके। ये बात समझ में आ रही है? अब मेरा सवाल तुमसे ये है कि 2 नंबर का डिफरेंस ओड कब आएगा? जब उनमें से एक नंबर इवन हो, एक नंबर ओड हो, या तो इवन माइनस ओड हो जाए या ओड माइनस इवन हो जाए। तो मेरे पास टोटल कितनी वर्टिकल लाइंस हैं? 11 हैं। इसमें से मैं कह सकता हूं कि 5 इवन होंगी और बाकी 6 ओड होंगी। ये बताओ, पहले गिन नहीं सकते हो? 1 3 5 7 9 11, 6 ओड हैं, बाकी बची हुई 5 इवन है। तो मुझे वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करनी है, एक इवन एक ओड। तो सिलेक्ट करने के कितने वेज आएंगे? 5C1 इंटू 6C1। ये बात पल्ले पड़ी। अब तुम कोई भी इवन और कोई भी ओड सिलेक्ट कर लो, एक इवन एक ओड, फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो 2 और 5 का एग्जांपल तो दे दिया, मान लो 4 वाली सिलेक्ट कर लो और 11 वाली सिलेक्ट कर लो, डिफरेंस कितना आएगा? 7। तो साइड लेंथ ओड आ जाएगी या नहीं? उसी तरीके से अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें, इसमें कितने इवन है? 6 इवन है और बाकी के बचे हुए 7 ओड हैं। दोबारा अगर मैं ये वाली डिस्टेंस अगर मैं ओड बनाना चाहता हूं, तो मैं चाहूंगा कि एक इवन का सिलेक्शन हो, एक ओड का सिलेक्शन हो। एक इवन का सिलेक्शन करने के कितने वेज हैं? 6C1। एक ओड का सिलेक्शन करने के वेज 7C1। अब इस तरफ से भी लेंथ ओड आएगी, इस तरफ से भी लेंथ ओड आएगी। अगर मुझे टोटल सच रेक्टेंगल्स निकालने हो कि ऐसे कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे, तो ये सारे जो काम करें वो करने जरूरी थी या चॉइस थी? सारे जरूरी थे। तो इसके लिए तो आएगा 5 × 6 और अगले वाले के लिए आएगा 6 × 7। 5 × 6 30 होते हैं, 6 × 7 42। कैलकुलेशन देख लेना, अगर कुछ गलत लिख दूं तो 1260 आंसर आएगा। बताओ, कुछ दिक्कत तो ना समझ में आए हो? आगे समझ। मान लो मैं बोल देता कि दोनों लेंथ इवन चाहिए, तो अगर ये डिस्टेंस मुझे इवन चाहिए तो मैं कैसे सिलेक्शन करता? या तो दोनों इवन होते या दोनों ओड होते। तो 5C2 + 6C2, या वाली बात है ना, या तो इवन या दोनों ओड, या वो भी लिखूं? कुछ नहीं समझ में आया पूछ लो, नहीं तो लिखो, इसका सेकंड पार्ट लिखो, घर से करके लाओगे।
सेकंड पार्ट में वो रेक्टेंगल निकालने हैं जिनकी दोनों साइड की लेंथ इवन हो। लास्ट स्टेप में तो 30 और 42 को मल्टीप्लाई करे भाई, इसमें क्या बताऊंगा। ये अगर इससे पिछले वाला है तो देख, रेक्टेंगल बनाने के लिए वर्टिकल लाइंस भी सिलेक्ट करनी होंगी, हॉरिजॉन्टल भी सिलेक्ट करनी होंगी, दोनों का सिलेक्शन जरूरी है। इसलिए इसके जो तरीके हैं और इसके जो तरीके हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि चॉइस नहीं है ना कि या तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट कर लो या सिर्फ वर्टिकल। अगर सिर्फ एक काम करेंगे तो उससे रेक्टेंगल नहीं बन पाएगा, दोनों करने जरूरी है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। Twenty persons are sitting in a row. Find the number of ways. Four of them can be selected. Such that क्या लिखोगे? Such that no two selected persons या तो ये लिख लो, neighbors और were sitting adjacent to each other, such that no two selected persons were sitting, ये लिख लो, adjacent to each other. पहले सवाल समझा देता हूं मैं तुम्हें। कितने लोग बोले? एक काम करो, फिर लिखना पड़ेगा मुझे 20 तक। चल लिख लेता हूँ। कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। 1 2 3 4 मान लो ये 20 लोग हैं। तुम्हें इन 20 में से 4 का सिलेक्शन करना है इस तरीके से कि जो 4 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं उनमें से कोई भी 2 साथ में नहीं बैठे होनी चाहिए, उनके बीच में गैप होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैंने 3 वाला सिलेक्ट कर लिया तो तुम ना तो 2 वाला कर सकते हो ना 4 वाला कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही? तो जैसे मान लो 3 के बाद 7 सिलेक्ट कर लिया, 7 के बाद मान लो 9 सिलेक्ट कर लिया और 9 के बाद मान लो 18 सिलेक्ट कर लिया। तो इसमें क्या हो रहा है? 4 लोगों का सिलेक्शन हो गया। जो 4 लोग सिलेक्ट हुए हैं उनमें से कोई भी 2 लोग साथ में नहीं बैठे हुए। पल्ले पड़ रही है ये बात? तो कितने तरीके से काम ये कर सकते हो? तो मैं ही करवा रहा हूं, टाइम भी कम है और ये दिमाग में आना भी मुश्किल है। इसको करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो वो तरीका है मल्टीनोमियल का, मल्टीनोमियल हम कल पढ़ेंगे तो ओब्वियसली इस कर नहीं पाओगे। एक इसका जुगाड़ वाला तरीका होता है और वो लेकिन ऐसा जुगाड़ है कभी फेल नहीं होगा। जुगाड़ क्या है? अभी तो लोग बैठे हुए ना, मान लो तुम्हें लोग बिठाने थे। सुन, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। कितने लोग बैठे हुए हैं? 20। सपोज करो मैं सवाल बदल दूं, मैं सवाल ये कर दूं कि मेरे पास टोटल 20 लोग हैं, 20 बच्चे हैं, उनको एक लाइन में बिठाना है, 4 बच्चे एक साथ नहीं बैठने चाहिए। तो किसका सवाल होता है? गैप मेथड का। क्या करते? पहले जिनसे दिक्कत नहीं है उनको अरेंज करते। कितनों से दिक्कत नहीं है? 16 से। तो पहले उन 16 को अरेंज कर दो। कितने गैप बनते? कितने गैप चाहिए? उन गैप में 4 बच्चों को बिठाने के तरीके, यही आंसर आता। लेकिन लोग पहले से बैठे हुए हैं ना, अरेंजमेंट तो हमें करनी नहीं, लोग पहले से बैठे हुए, हमें तो सिर्फ क्या करना है। तो ये आंसर है। ये तरीके है जुगाड़, कोई खास लॉजिक है नहीं, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, फिर कर दूंगा, मैं कर भी रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट ये जुगाड़ याद रखोगे, आंसर कभी गलत नहीं आएगा। क्या क्या ठीक है, जुगाड़ समझ में। अब मैं ये कह रहा हूं, मैं सवाल बदल देता हूं अपना, सवाल को किसी और तरीके से देखते हैं।
मेरे पास कितने लोग बैठे हुए हैं? 20 लोग बैठे हुए हैं। मैं एक काम करता हूं, हम बाजार गए, बाजार से 16 गोले लेकर आ गए, कंचे मान लो, खेले होंगे। 16 कंचे लेकर आ गए, 4 लेकर आ गए, कुछ क्या लेकर आने, 4 क्रॉस लेकर आ गए। मैं क्या करूंगा, इन 16 कंचों को, 4 क्रॉस को इन 20 लोगों में बांट दूंगा। ले जाओ, जिस जिसको क्रॉस मिलेगा उसको उठाना होगा, उसको सिलेक्ट करना होगा। क्या दिक्कत हो रही तेरे? कुछ भी उठाने में भी दिक्कत है। उठाना मतलब सिलेक्ट करना। मनुष्यों, 16 कंचे हैं, 4 क्रॉस हैं, जिस आदमी को क्रॉस मिलेगा उस आदमी को हमें सिलेक्ट करना होगा, पिक करना होगा। ठीक है, तो हमें ये 16 और ये 4 इस तरीके से अरेंज करने हैं कि 4 क्रॉस इकट्ठे नहीं आने चाहिए। यही तो बात है ना। अच्छा, जो 16 कंचे हैं वो देखने में क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। तो किनसे दिक्कत नहीं है? 16 कंचों से दिक्कत नहीं है। 16 आइडेंटिकल कंचों को बिठाने के कितने तरीके होंगे? एक तरीका होगा। गैप कितने बनेंगे? 17। उन 17 में से क्रॉस के लिए कितने गैप चाहिए? 4। 17 से 4 आ गया। उन 4 गैप में 4 क्रॉस को बिठाने के कितने तरीके? एक तरीके। तो इन 16 कंचों की और 4 क्रॉस की अरेंजमेंट होगी, और किसी भी अरेंजमेंट में 2 क्रॉस इकट्ठे नहीं आ रहे। एक पॉसिबल अरेंजमेंट मान लो ये आ गई, ये एक पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती है ना। तो मैंने क्या कहा था, जिस जिसको कंचा मिले, सॉरी क्रॉस मिले, वो उठाएंगे। 5 वाला उठा लिया, 7 वाला उठा लिया, दोबारा 13 वाला आ गया और 16 वाला आ गया। तो जो 4 लोग सिलेक्ट होंगे, अगर 4 क्रॉस में से कोई भी 2 क्रॉस इकट्ठे नहीं आ रहे, तो कोई भी 2 लोग इकट्ठे सिलेक्ट नहीं होंगे। तो जो भी 4 लोग सिलेक्ट होंगे वो पक्की बात है कैसे बैठे होंगे? अलग अलग बैठे होंगे। तो वो आंसर आ गया। अब कौन सा आसान है सोचना? करने का तरीका इसको मल्टीनोमियल से भी होता है, पर क्यों? और कभी फेल नहीं होगा, हमेशा काम करेगा, मत चिंता करो। अगर कभी कभी काम ना करता तो मैं बता देता पहले। ठीक है, अच्छा ये तो ये हुआ कि अगर तुम्हारे पास एक रो में बैठे हुए हैं, इसी सवाल को पूछा जाता है अगर एक सर्कल में बैठे हुए हैं। ये भी मैं करवा रहा हूं, सुनो। अब पहले रो में थे, अब सर्कल में। इसको भी ढंग से समझना, इसमें भी थोड़ा सा एक पंगा बढ़ता है। कितने लोग हैं? 2 3 4 5। कहां तक जाएगा? 20 तक जाएगा। ये लोग आगे चलते जा रहे हैं। हमें दोबारा 4 लोगों का सिलेक्शन करने इस तरीके से कि कोई भी 2 लोग साथ में नहीं बैठे होने चाहिए। तो इसमें करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले क्या करो, कोई भी रैंडम बंदा उठा लो। कोई भी रैंडम बंदा उठाने के कितने तरीके? 20 तरीके। सपोज कर लो 1 वाला बंदा सिलेक्ट हो गया। अगर 1 वाला सिलेक्ट हो गया तो 20 वाला और 2 वाला ये नहीं आ सकते, क्योंकि एडजेसेंट है ना। ये हो गया। अब क्या बचा? एक आर्क बचा ना। उस आर्क को खोल के एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। अब बेसिकली तुम्हारे पास क्या, एक स्ट्रेट लाइन में एक रो में कितने लोग बैठे हुए? 17, क्योंकि एक सिलेक्ट हो चुका है और उसके सिलेक्ट होते ही बाकी 2 गायब हो गए। अब 17 लोग बैठे हैं
उन 17 में से कितने लोग चाहिए अपने को? 3 लोग चाहिए, क्योंकि एक तो सिलेक्ट हो ही चुके और 14 का फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करोगे? वही काम, गैप मेथड। 14 को अरेंज कर दो, कितने तरीके हैं? फैक्टर, मतलब नहीं उससे गैप कितने बनेंगे? 15 बनेंगे। 15 में से कितने गैप चाहिए? 3। तो 15 में से 3 का सिलेक्शन कर लिया, बाकी 3 को अरेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोग तो पहले से बैठे हैं। ये आंसर आ गया। आंसर नहीं आया, कुछ पार्ट आया। अब इसमें एक दिक्कत आई, 20 लोगों का एक ग्रुप था, उसमें से हमने टुकड़ों में सिलेक्शन करे। टुकड़ों में सिलेक्शन करने से अरेंजमेंट हो गई, तो कितने से डिवाइड करेंगे? फैक्टोरियल 4 से। लेकिन 4 लोगों की अरेंजमेंट नहीं हुई ना, डिवाइड होगा 4 से। डिवाइड होगा 4 से, क्यों होगा? सपोज करो तुमने सिलेक्ट करने थे 1 वाला बंदा, पहले तुमने 1 वाला सिलेक्ट करा, फिर तुमने सिलेक्ट करा 4, 6 और 10। इन 3 को तो इकट्ठे सिलेक्ट करे ना, तो इन 3 में अरेंजमेंट हुई है? नहीं हुई। एक बार मान लो तुमने पहले 4 वाला सिलेक्ट करा, अभी भी क्या होगा? 4 वाला सिलेक्ट करा, 3 और 5 वाले गायब हो गए, बाकी 17 में से 3 लोग सिलेक्ट करे। वो 3 लोग मान लो सिलेक्ट करे 1 वाला, 6 वाला और 10 वाला, या फिर शुरू में तुमने सिलेक्ट करा 6, फिर सिलेक्ट करा 1, 4 और 10, या फिर पहले 10 सिलेक्ट करा फिर 1, 4 और 6। तो अरेंजमेंट करने के कितने तरीके हुए? 4 तरीके हुए, क्योंकि पहले एक सिलेक्ट हो रहे हैं फिर 3 सिलेक्ट हो रहे हैं। वो जो 3 इकट्ठे सिलेक्ट हो रहे हैं उनमें कोई अरेंजमेंट नहीं हुई, तो ना तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगा ना फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होगा, डिवाइड होगा 4 से। बोलो क्या दिक्कत है? बोलो। समझ गया। नहीं है, पता है मुझे, नहीं है। दोबारा फिर बोलता हूँ, चलो। 20 लोग हैं, 20 में से 4 लोग चाहिए, कोई भी 2 नेबर नहीं होने चाहिए। सॉरी, पहला बंदा जो तुम्हारा मन करे उसको उठा लो। 20C1 आ गया। जैसे ही 1 वाला उठा, अब ना तो 2 आ सकता है ना 20 आ सकता है, वो गायब हो गए। कितने ऑप्शंस बचे? 17। उन 17 में से मुझे 3 का सिलेक्शन करना है, बाकी 14 का फर्क पड़ता नहीं हमें, यही मतलब है ना। तो दोबारा वही चीज लगा दी, और जो आर्क बने, जो टुकड़ा बने सर्कल का, उसको तुम इमेजिन कर सकते हो कि खोलकर स्ट्रेट लाइन बना दी। तो 17 में से 3 लोग सिलेक्ट करने हैं, ऊपर वाला सवाल बन गया। तो क्या करते? पहले 14 को अरेंज करते, फैक्टोरियल 14 आता, बाद में तो गायब ही करना है, क्यों करें? गैप कितने बनते? 15। 15 में से कितने गैप चाहिए? 3, सिलेक्ट कर लिए। फिर 3 को अरेंज करते, वो भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से लोग बैठे हैं। तो मैंने कहा 20C1 इंटू 15C3, ये तो समझ में आ गया। लेकिन जो 4 लोग सिलेक्ट हुए हैं वो एक ही ग्रुप में से सिलेक्ट हुए हैं। भाई ये जो भी पीछे बीच में कोई दिक्कत है किसी को, उठ के जा सकता है। और थोड़ा मेरा और पूरा हुआ, मैं पहले भी बोल चुका हूं, गुस्सा कम आता भाई, मैं लिटा लिटा के मारूंगा यहीं पे, और रोते हुए घर जाओगे, चाहे 11वीं में हो, 15 साल के हो, 16 साल के हो, ये मेरा वादा है। अगर इस वहम में हो कि रोते हुए नहीं जाओगे, तो 1-2 बार और ट्राई करके देखो, शायद अगली बार भी गुस्सा ना आए, उससे अगली बार भी गुस्सा ना आए, जो भी था। हाँ, तो ऊपर वाला समझ में आ गया। अब जब 20 में से 4 लोगों का सिलेक्शन कर रहे हैं तो टुकड़ों में कर रहे हैं। मैंने कहा था जब भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में टुकड़ों में सिलेक्शन करोगे तो अरेंजमेंट ना चाहते हुए भी हो जाएगा। लेकिन अरेंजमेंट हो रहे 4 लोगों का, तो ये नहीं कि डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 आ गया। कितनी बार अरेंजमेंट हो रहा है वो देखना पड़ेगा। तो पहले एक सिलेक्ट करें, फिर 3 सिलेक्ट करें। मान लो मुझे 1, 4, 6, 10 करना था, ठीक है। तो जब मैंने इन सॉरी, जब मैंने इन 3 का सिलेक्शन करा तो वो तो इकट्ठा करे ना 15C3। जब हम एनसीआर लिखते हैं तो वो अरेंजमेंट को अपने आप बैलेंस कर देते हैं। तो 15C3 लिखते हैं, उन 3 का अरेंजमेंट तो हुआ नहीं ना। फर्क सिर्फ इस बात का पड़ रहा है कि 4 में से पहले कौन सिलेक्ट हो रहे हैं और बाद में कौन से 3 सिलेक्ट हो रहे हैं। तो पहला आदमी सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? या तो 1, 4, 6 या 10, 4 तरीके। तो एक अरेंजमेंट के कितने अरेंजमेंट हो गए? एक सिलेक्शन के 4, तो इसलिए 4 से डिवाइड करें। अगर 5 होते तो 5। अगर फिर भी ऊपर से जा रहे हैं, सर्कल में कितने लोग उठाने हैं? 20 लोग, 4 लोग उठाने हैं, तो 4 से डिवाइड करना होगा। 10 लोग उठाने होंगे तो 10 से डिवाइड करना होगा, या तो रट्टा मार लो। 15 boys are sitting around a circular table. Find the number of ways. Find the number of ways 3 boys या 5 लिख लो. Find the number of ways 5 boys can be selected. Find the number of ways 5 boys can be selected such that
such that no two selected boys were sitting next to each other. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. लिख लिया सबने? क्या क्वेश्चन है? A regular polygon of कितनी साइड लोगे? अलार्म बज रहे हैं? अच्छा, मैसेज करके बता दे, भी थोड़ा वो तंग करने वाले हैं थोड़ी देर और से. A regular polygon of कितनी साइड लिखोगे? 25 लिखो. A regular polygon of 25 sides is constructed. A regular polygon of 25 sides is constructed. In how many ways? In how many ways can a triangle be formed? In how many ways can a triangle be formed using the vertices of the polygon? In how many ways can a triangle be formed using the vertices of the polygon such that no side of the polygon चलो ठीक है, कोई बात नहीं. Such that no side of the polygon is same as that of the triangle. पढ़कर आना. कल डिरेंजमेंट और बाइनोमियल मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे.